क्योंकि मेरे पास विधानसभा के लिए समय नहीं था और मुझे अब चुनाव नज़दीक है, इसलिए मैंने अपने इस्तीफे में लिखा कि चुनाव नज़दीक है, अब ये जिम्मेदारी मैं अब झेल नहीं सकता। तो सुना आपने, कमलनाथ नेता प्रतिपक्ष के पद को झेल रहे थे, लेकिन सवाल यह है कि झेलने का मतलब क्या समझा जाए। क्या कांग्रेस ने किसी रणनीति के तहत कमलनाथ को नेता प्रतिपक्ष बनाया था? तो फिर कमलनाथ को इस पद को छोड़ने में इतना वक्त क्यों लगा? कमलनाथ के इस बयान की गूंज कम भी नहीं हुई थी कि उनके नजदीकी माने जाने वाले सज्जन सिंह वर्मा बोल पड़े थे कि कमलनाथ की जरूरत तो हाईकमान को दिल्ली में है। कमलनाथ तो पहले ही दोनों पद छोड़ने का कह चुके थे। कमलनाथ जी ने बहुत पहले हाईकमान को बोल दिया था कि मैं दोनों पद छोड़ रहा हूं, आप जिसे चाहें उसे उस पद पे बैठा दें, मैं उनके साथ मिलके काम करूंगा। लेकिन अब वक्त आ गया है, कमलनाथ जी की ज़रूरत दिल्ली हाईकमान को भी है। कमलनाथ जी ने वर्क डिस्ट्रीब्यूशन हो, इसलिए इस्तीफा दे के हाईकमान से गुहार लगाई। अब कमलनाथ और सज्जन सिंह वर्मा के बयानों के मायने क्या निकाले जाएं? क्या ये कांग्रेस में नए सिरे से पक रही किसी गुटबाजी की ओर इशारा कर रहे हैं, या फिर ये बीजेपी को गफलत में रखने की एक नई रणनीति है? ये समझना होगा। कमलनाथ और सज्जन सिंह वर्मा के बयानों के बीच कांग्रेस में एक दिलचस्प तस्वीर भी निकल कर आई है, और वो तस्वीर थी धुर विरोधी माने जाने वाले अजय सिंह और चौधरी राकेश सिंह की मुलाकात। बंद कमरे में आधे घंटे से ज्यादा चली इस मुलाकात में दोनों ने पुराने गिले शिकवे दूर किए। देखिए, राजनीतिक लोग जब भी मुलाकात करते हैं तो उसका कोई ना कोई मायना होता है। राकेश चौधरी जी हमारे उपनेता रहे हैं, हमारे साथ रहे हैं, बीच में किन्हीं कारणों से थोड़ा अलग हो गए थे। आज हम सब मिलकर 2023 की तैयारी कर रहे हैं। ये सौभाग्य की बात है, और अजय सिंह जी, आदरणीय अजय सिंह जी मेरे बड़े भाई भी हैं, लीडर भी हैं। आज कई वर्षों के बाद मैं फिर से उनके नज़दीक आया हूँ, ये मेरा सौभाग्य है, और हम लोग मिल के कांग्रेस की मजबूती के लिए काम करेंगे, अजय सिंह जी के नेतृत्व में काम करेंगे, और कांग्रेस 2023 में फतेह हासिल करेगी मध्य प्रदेश में। कुल मिलाकर कांग्रेस ने आज हेडलाइन चुरा ली और चर्चा में बनी रही। शायद उसका ये मकसद भी हो। जाहिर है बीजेपी ने भी टिप्पणी करनी थी तो वो भी की गई। जब राकेश सिंह जी को जरूरत थी तब तो अजय सिंह जी नहीं मिले, तब तो अजय सिंह जी ने खुली जंग खोल दी थी राकेश सिंह जी की। अब राकेश सिंह जी की जिंदगी में कुछ पड़ाव बचा नहीं, इसलिए मिलने की कोशिश जारी है। इसलिए अब मिलो। एक दूसरे की गला काट की राजनीति चलने वाली कांग्रेस अब एक दूसरे को मिलाकर कौन सा ढोंग रच रही है, जनता भी जानती है और नेता भी जानते हैं, और एक दूसरे से जो मिल रहे हैं वो भी जानते हैं कि कौन किसको मिलाकर क्या मारने वाला है। देखा जाए तो एमपी में माहौल पूरी तरह चुनावी हो चला है। बीजेपी की ताबड़तोड़ तैयारी के बीच कांग्रेस भी खुद को नए सिरे से गढ़ने की कोशिश में है। कहा यह भी जा सकता है कि सियासत का आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा, देखना दिलचस्प होगा। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है कांग्रेस में झेल का खेल। झेलना। कमलनाथ जी अपने खास अंदाज के प्लेयर हैं राजनीति के, और महत्वपूर्ण बात यह है कि राजनीति का जो एक ख़ास अंदाज हम सियासतदान और राजनेताओं में देखते हैं, कमलनाथ जी उससे मुख्तलिफ हैं। वो दिल की बात छिपाते नहीं हैं, और जो उनके मन में रहता है उसको वो खुलकर कह भी देते हैं, और यही वजह है कि कई बार बात का बतंगड़ भी बन जाता है। और इसकी वजह से खुद कांग्रेस और खुद कमलनाथ मुश्किलों को झेलते हैं। कांग्रेस ज़रूर इससे परेशान हो सकती है, या कांग्रेस के कुछ नेताओं को इससे चुनौती हो सकती है, वो हो सकता है मन ही मन में इससे असहमत भी हो, लेकिन कमलनाथ जी मानते हैं कि जो दिल की बात है, जो मन की बात है, या उनको जो सच लगता है उसको सामने रखना ही चाहिए। ये बात वो शुरू से कहते रहे हैं कि ना मैं पीसीसी अध्यक्ष पद का कोई दावेदार था और ना आकांक्षी था। मुझसे कहा गया कि आप ये जिम्मेदारी संभालें तो मैंने संभाली। नेता प्रतिपक्ष से भी मुझे कोई मोह नहीं था, और मैं तो झेल रहा था इसको। अब ये एक मौका फिर मिल जाता है कि साहब क्या झेल रहे थे आप, क्यों झेल रहे थे। इसके पहले बकवास का मसला हो गया था। लेकिन कांग्रेस ये ज़रूर बताने की कोशिश कर रही है कि अपनी तमाम चीज़ों के बीच में वो अपने नेताओं के साथ आगे बढ़ रही है, और इसकी भी वो बहुत ज़्यादा परवाह करती हुई नहीं दिख रही है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से और कैसे उस पर निशाना साध रही है,
या जो बयानबाजी कांग्रेस के टॉप लीडर्स की है उसको लेकर जनता भी क्या सोचती है? आज एक बार फिर हम इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। भोपाल स्टूडियो में मेरे साथ हैं कांग्रेस के युवा नेता और प्रवक्ता अजय सिंह यादव जी। बहुत स्वागत करता हूं यादव जी आपका। धन्यवाद। वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक जयन आगड़ा जी खंडवा से हमारे साथ हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। और अपनी मधुर और प्रवाहमयी हिंदी के लिए पहचाने जाने वाले भारतीय जनता पार्टी के युवा किंतु वरिष्ठ नेता उमेश शर्मा जी भी हमारे साथ हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। जय जी, पहले मुझे समझाइए कि कांग्रेस जिस तरह से और जैसे आगे बढ़ रही है, कमलनाथ जी का झेल का खेल और इसके पहले बकवास, और आज हमने देखा कि अजय सिंह जी राकेश चतुर्वेदी जी का मेल मिलाप, तमाम चीज़ें हैं। और शायद यही है कि कांग्रेस इन विरोधाभासों के बीच में, कथित विरोधाभासों के बीच में, क्या अपने लक्ष्य की तरफ मजबूती से बढ़ रही है? जी शरद जी, जो मुझे लगता है कि सबसे कठिन सवाल वो होते हैं जो पूछे नहीं जाते लेकिन आंखों में तैरते रहते हैं। शायद कमलनाथ जी उसी कठिन सवालों से जूझ रहे हैं जिन्हें लगता है कि ये प्रश्न लोगों की आंखों में है, जिनका जवाब दिया जाना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि कमलनाथ जी की कद काठी एक बहुत बड़े नेता के रूप में है। कांग्रेस के वो राष्ट्रीय नेता है, कई केंद्रीय बड़े पदों पर रहे हैं, और उनको लगता है कि शायद ये बहुत छोटा पद था जो विपक्ष का नेता, प्रतिपक्ष नेता का जो पद था वो उनकी कद काठी से बहुत छोटा था। और जैसा आपने कहा कि कमलनाथ जी के साथ में ये दिक्कत है या उनकी खूबी है कि वो जो फील करते हैं, जो महसूस करते हैं, वो उनकी जुबान पे आ जाता है। तो मैं अभी आपकी वीडियो क्लिप में ही देख रहा था कि एक बड़ी तल्खी के साथ उन्होंने कहा कि ये मैं मतलब ये पद जो है ये मेरे साथ चिपका हुआ था, या जैसा आपने कहा कि तो मुझे लगता है कि झेल रहा था। तो झेलना का मतलब ये है कि आप अनिच्छा से उस काम से जुड़े थे, आपके ऊपर जबरदस्ती कोई चीजें थोप दी गई है और आप खुद अपने आप को उस पद से काफी ऊपर मानते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, और फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस में हमेशा ये होता है कि वो बीजेपी से बाद में लड़ती है, पहले अपनों से ही लड़ती है। और ये कहीं ना कहीं दिक्कत है कि जब ये बात आई कि एक नेता एक पद, तो शायद जो एक विरोधी खेमा जो कमलनाथ जी का कांग्रेस में ही है, वो इस बात को लेकर के खुश हो रहा होगा कि एक पद उनका गया। तो कहीं तल्खी इसमें दिख रही है, कहीं एक मुझे लगता है कि जो कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति है वो भी कहीं इसके माध्यम से रिफ्लेक्ट हुई है। तो ये कहना कि प्रतिपक्ष नेता का जो पद है वो उनके कद से काफी छोटा है, ये दिखाता है कि कहीं, और जबकि ये हुआ है कि प्रतिपक्ष के नेता और मुख्यमंत्री बाद में हमने वही बनते देखा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि शायद उन्होंने इस पद को काफी कमतर आंका है। ये सारी चीजें तो हैं, लेकिन फिर हम वही बात भी करेंगे जय जी की कहीं ना कहीं एक कार्यशैली का जो अंतर है कांग्रेस के तुलना में, अगर आप इसके बरक्स बीजेपी को देखें और उनके टॉप 5 लीडर्स को चुनें, तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उनमें से कोई ये कह सकता है कि जाना हो तो जाए, छोड़ दे, या फिर कहा दैट इज ट्रू, आपको मुझसे पूछ कर मिलना पड़ेगा? ये बातें दरअसल बीजेपी से तुलना होने की वजह से कांग्रेस में खराब लगने लगती हैं, लेकिन ये कांग्रेस की कार्यशैली है। वहां खुलकर कहा जाता है कि अपनी चाल सुधारिए नेताजी, ये चलेगा नहीं ज्यादा दिन, समझ गए ना आप, हम भी कार्यकर्ता हैं, जरा जुबान संभाल कर बात करिए। माफ कीजिएगा अजय जी, मतलब जो हमने देखा है अपने 2.5 दशकों से अधिक के पत्रकार के जीवन में, ये एक कार्यशैली है। लेकिन अब चूंकि बीजेपी का प्रभाव इतना अधिक है कि तुलना ये हो जाती है कि बीजेपी ऑन द राइट ट्रैक एंड कांग्रेस ऑन द रॉन्ग ट्रैक। बहरहाल उमेश जी की टिप्पणी के बाद मैं आपकी तरफ आता हूं, क्या कहेंगे उमेश जी? 2 अलग अलग पार्टियां, अलग कार्यशैली, और होना भी चाहिए। भारत तो वैसे भी गुलदस्ता है फूलों का, अलग अलग किस्म के फूल हैं, गंध है, सुगंध है। जी उमेश जी। जी सर। जी नहीं, मुझे तो लगता था शरद जी की आज पहला अधिकार अजय जी का बनता था, विषय उनका था। मुकम्मल जवाब दूंगा। मुझ पर हमेशा कृपा रही है, आपने ये अवसर मुझे प्रदान करा है। जी अब सीने जी सीने में जलन, आंखों में तूफान सा है, और इस पार्टी में हर शख्स परेशान सा क्यों है? जी ये उनकी अपनी सोच हो सकती है, पर मुझे लग रहा है कि
कमलनाथ जी का ये जो बयान है हमको इसलिए असहज करता है। ठीक है, वो अपने आप को आला तरीन बादशाह मानते होंगे और उनको लगता है कि बादशाह को जो है अब वो बहुत छोटे से सूबे की सूबेदारी दे दी गई है और उनका जो कद और उनका जो ओहदा है वो सामंती का तो है नहीं, वो तो सामंतों को पालने और पोसने वाले हैं। वो तो कांग्रेस पार्टी के हिंदुस्तान के बादशाह बनने की हैसियत रखते हैं। पर बादशाहत की इस हैसियत की कामना में वो लगातार संसदीय व्यवस्थाओं का अपमान कर रहे हैं। हमारे लिए दुख का विषय ये है, हमारे लिए दुख का विषय ये नहीं है कि कमलनाथ जी एक बहुत बड़े कद के नेता हैं और उनको एक बहुत छोटा सा झुंझुना सोनिया गांधी जी ने पकड़ा रखा था। जो व्यक्ति हाथी पर बैठने की मादा रखता था, आप उसको घोड़े पर चलने का कह रहे हैं और उसको घोड़े पर बैठने में अपना अपमान लगता है तो वो कहता है कि ये मैं झेल रहा था, या इसके पहले उन्होंने बयान दिया कि मैं बकवास सुनूंगा क्या। तो मुझे लग रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरह का वो हमारी विधायी व्यवस्था का लगातार अपमान कर रहे हैं वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतंत्र के लिए इस तरह की असहज कर देने वाली स्थिति को जनता भी देख रही है। सज्जन वर्मा जी ने बहुत घुमा फिरा के कहा है पर बहुत अंतर की बात उन्होंने कर दी है कि कमलनाथ जी की लगभग विदाई तय हो गई है। अब इस विदाई के अंदर के कारण तो अजय जी बता पाएंगे कि ये कमलनाथ जी की छाती पर इतनी मूंग क्यों दली जा रही है कि उनको जो दायित्व दिया जा रहा है वो उनको छाती पर रखे हुए पत्थर की तरह लग रहा है और बहुत वजनदार और बहुत भारी लग रहा है। और जो भी हो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, पर कम से कम आप संसदीय प्रणाली के ऊपर इस तरह की तोहमतें मत लगाइए। कभी आप कहते हैं कि बकवास है, कभी आप कहते हैं कि मैं क्यों झेलूंगा, तो ये तो आपके दल को तय करना पड़ेगा कि हर कार्यकर्ता के लिए कार्य देना है तो वो कार्य उस कार्यकर्ता के मुफीद हो। जी जी अजय जी, मैं अगर उमेश जी की बातों को इस तरह से लूं कि कमलनाथ जी के ऊपर बहुत दबाव है, वो बड़ा प्रेशर है, क्योंकि एक तरफ उनको केंद्र की राजनीति में भी अपनी भूमिका निभानी है, क्योंकि अब केंद्र में भी कांग्रेस के कमलनाथ जी के कैलिबर के चुनिंदा नेता, या मैं कहूं चुनिंदा नहीं, अब एकमात्र नेता वो बचे हैं जो राष्ट्रीय राजनीति में भी समीकरणों को साध सकते हैं। ये प्रेशर भी है। फिर शायद कुछ और प्रेशर भी हो सकते हैं हिडन, कि कहीं बीच में तो ये भी बात उठी थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए उनका नाम है, और इधर मध्य प्रदेश में भी उनके ऊपर पूरा दबाव है कि भैया आप जो 2018 के बाद सरकार 14 महीने चली, अब आप ही को बनाना है प्रभु, आपके अलावा कोई तारणहार नहीं है, कोई खेवनहार नहीं है, हम सब तो कुछ है ही नहीं, आप ही हैं प्रभु। तो इतना दबाव उनके ऊपर अगर डाला जा रहा है, क्या उसी की परिणति है कि कई बार वो थोड़ा सा झल्ला कर या नाराज होकर कुछ इस तरह की बातें सामने आ जाती? देखिए शरद जी, कमलनाथ जी न केवल कांग्रेस बल्कि देश के सबसे वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। अगर हम मध्य प्रदेश की कमलनाथ जी की राजनीति की बात करें तो 2018 में कमलनाथ जी ने उन परिस्थितियों में मध्य प्रदेश कांग्रेस को संभाला जब भाजपा के नेता और तमाम कहते थे कि भाजपा 200 पार, कांग्रेस कहीं मैदान में नहीं है। उन विषम परिस्थितियों में तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बारंबार अपील और हाईकमान के निर्देश के बाद कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभाला और उनका करिश्माई नेतृत्व था जिसकी वजह से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई और भाजपा को चित्त किया। अब किन परिस्थितियों में हमारी सरकार इस प्रदेश से गई वो किसी से छुपी हुई नहीं है। उसके बाद विधायक दल ने निर्णय लिया कि कमलनाथ जी नेता प्रतिपक्ष रहें। वो सदैव कहते रहे और आप कितने भी इंटरव्यू उनके देखें, उन्होंने हमेशा कहा कि हाईकमान जब भी चाहेगा, विधायक दल चाहेगा, विधायक दल के लिए किसी अन्य नेता का चयन करें। और अब जैसे विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात है कि कमलनाथ जी को प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जवाबदारी ज़्यादा बढ़ रही है और कार्यक्रम और अन्य प्रत्याशी चयन, संगठन के कार्यक्रम बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में दोहरी जवाबदारी उठाने में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का नुकसान होता, इसलिए उन्होंने स्वयं चाहा कि नेता प्रतिपक्ष का पद किसी वरिष्ठ नेता को दिया जाए और हाईकमान ने उनकी बात को माना। अब वरिष्ठ नेता ऐसे नहीं होते हैं कि हाईकमान के निर्णय की अवहेलना करते या फिर पहले ही सार्वजनिक तौर पे कहते। जब हाईकमान ने निर्णय लिया, डॉक्टर गोविंद सिंह जी को नेता प्रतिपक्ष बना दिया, तो कमलनाथ जी ने सहमति दिखाई और पूरी कांग्रेस पार्टी सहमत है। अब उमेश जी ने 2-3 बार कहा संसदीय परंपराओं का अपमान। उमेश जी, कमलनाथ जी संसदीय मामलों के जानकार माने जाते हैं,
केंद्र में 10 साल तक संसदीय कार्य मंत्री रहे, 10 बार सांसद रहे। इस तरह की हल्की बात मत करिए। वो कभी भी ऐसी बात नहीं करते हैं जो असंसदीय हो, और अगर होती तो आप उसके नियमावली के आधार पर अपील करते, लेकिन ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी कमलनाथ जी के नाम से डरती है, फोबिया है, इसलिए कमलनाथ 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 करते हैं। कमलनाथ कर रहे, कमलनाथ जी कह रहे कि झेलना है, कमलनाथ जी कह रहे कि बकवास इसमें संसदीय कुछ भी नहीं है। उमेश जी नियम की बात करिए। उमेश जी मैंने नियम की बात करी, नियम बता दीजिए कौन से नियम में असंसदीय है। आपके नेता बिडेन और पुतिन से महान है। उमेश जी नियम कायदे की बात करिए। उन्होंने कहा भाजपा की बकवास, विधानसभा की नहीं। आप लोग बौखलाते हैं, कमलनाथ जी के नाम से क्यों डरते हैं? क्यों डरते हैं उमेश जी? कमलनाथ जी के नाम से क्यों डरते हैं? मुझे ये बताइए, अब ये कांग्रेस का, उमेश जी कांग्रेस का, उमेश जी कमलनाथ जी के नाम से, उमेश जी कमलनाथ जी के नाम पे क्या बौखला रही है बीजेपी? ये कांग्रेस क्यों बार बार कह रही है? डरते नहीं है ऐसे झल्लाए हुए नेता जो आप क्यों परेशान है? हमारा आंतरिक मामला हमें करने दीजिए। जाइए, पूरी सरकार सड़क पर लाती। अरे इतना शार्ट उमेश जी, आप जैसे विद्वान प्रवक्ता के चेहरे पे बौखलाहट दिख रही है, मुझे आश्चर्य हो रहा है इस बात पे। हमारे आंतरिक निर्णय आपको क्या लेना? चलिए आपको सुन, चलिए ज्योतिरादित्य जी को कहते हैं कि सड़क पर उतर जाइए। दिग्विजय सिंह जी को जनता फैसला करेगी। उमेश जी मुस्कुराइए, मुस्कुराइए। आप देश के सबसे शानदार शहर इंदौर में हैं और हम भोपाल में हैं। मुस्कुराइए, आप इंदौर में हैं और आपकी उदारता के क्या कहने हैं। इंदौर को प्रणाम है, कांग्रेसी प्रदर्शन करते हैं, उमेश जी उनको सड़क पर देखते हैं, उमेश जी उनको प्रणाम करते हैं, उनकी पुष्प मालाओं को धारण करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और यहां बैठकर पूरी ताकत से प्रवक्ता का धर्म निभाते हैं। ये इंदौर है, ये इंदौरियत है और ये उमेश शर्मा है। जय जी, मैं आपकी तरफ आता हूं। मुझे ये समझाइए सर, कमलनाथ जी पर प्रेशर तो बहुत है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनके रेस्क्यू के लिए क्या ये जो 1 महीने में उनकी मुलाकातें हुई हैं 3 सोनिया जी से, दिग्विजय सिंह जी का ये कहना कि मैं यात्रा पे निकलूंगा, अजय सिंह जी और राकेश सिंह चतुर्वेदी जो केर बेर का संग था, जितना 2014 का वो प्रसंग कोई भूल नहीं सकता है। बहरहाल चलिए उसको छोड़िए, ये दोनों साथ नजर आ रहे हैं। अरुण यादव जी जरूर इंदौर में एक कार्यक्रम में, इंदौर है सर, उसमें जो भी राजनीति मत देखिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि अब कमलनाथ जी के रेस्क्यू के लिए कांग्रेस खड़ी हो रही है? कांग्रेस के बड़े नेता, ए टीम, बी टीम, सी टीम, अब वो कमलनाथ जी को कम से कम उनकी मदद के लिए उनकी ताकत से उनके साथ खड़ी होगी? देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कांग्रेस में सारे नेताओं को एकजुट करना ही सबसे बड़ी चुनौती है। बीजेपी से लड़ना इनकी बहुत ही दूसरी सेकंड प्रायोरिटी है। सबसे पहले यह कि कांग्रेस एकजुट हो जाए, और यही दिक्कत तो हुई। यदि ये ज्योतिरादित्य जी और ये सब कुछ साध के चलते तो शायद सत्ता बिखरती नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम एक सारे नेताओं के साथ में बहुत, दिग्विजय सिंह जी जरूर उन्होंने अपने आप को बहुत संतुलित रखा है, और लेकिन और लंबे समय तक उन्होंने कहीं सत्ता में, जैसा उन्होंने कहा था, अपनी दावेदारी नहीं दिखाई, और वो बैकग्राउंड में रह करके अपनी सारी भूमिका निभाते रहे। लेकिन इतना अच्छी अंडरस्टैंडिंग शायद बाकी नेताओं में भी नहीं दिखती। जैसा आपने एक संकेतों में कहा कि अरुण यादव जी को लेकर के ये अटकलें शुरू हो गई कि क्या वो बीजेपी में जा रहे, संघ के किसी कार्यक्रम में थे। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस में बड़ा एक कठिन दौर से गुजर रही है, तो सब वेट एंड वॉच की स्थिति में है। और जैसा कि बीच में प्रशांत किशोर जी वाले विषय पे हम लोग 3 बार बात की है, वो एक उम्मीदें बढ़ते बढ़ते एकदम से सारी चीजें बदल गई, तो ये बहुत उहापों की स्थिति में तो कांग्रेस है। अजय सिंह जी, राकेश सिंह जी मिल जाते हैं, उनकी चर्चा हो जाती है। अब मैं नहीं कहता राजनीति में मिलने जुलने में कोई समस्या है, लेकिन मतलब ये मुलाकात जो है इसके मायने ढूंढने का मन करता है कि भैया क्या एकदम से ऐसा हो गया। राकेश सिंह जी अगर कहीं कुछ विंध्य से जुड़े होते तब भी मन करता कि हाँ विंध्य के सांसद हैं, कोई काम होगा, चले गए होंगे। अब राकेश सिंह जी और अजय सिंह जी, अब इसमें सिंह के अलावा क्या अनकॉमन या कॉमन है वो समझना चाहता हूं आपसे। थोड़ा एक छोटी टिप्पणी आपकी जय जी। जी, ये कांग्रेस के साथ हमेशा बड़ा बहुत ही रहस्यमय सारी परिस्थितियों में होता है। जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। अब कब कौन जीरो हो जाएगा और कब कौन हीरो हो जाएगा,
हमने कई मौके पर देखा है। आपको लगता है कि टिकट की दौड़ में ये सबसे आगे है और वो कब पूरा गायब होकर के बहुत ही अननोन सा व्यक्ति वो आ जाता है। तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है और कांग्रेस में किसी कार्यकर्ता को भी आखिरी तक नहीं पता होगा कि उसकी क्या स्थिति होने वाली। कांग्रेस की ट्रेजेडी तो है सर, निश्चित तौर पर ये ट्रेजेडी है जय जी, क्योंकि कमलनाथ जी मिलते हैं तो राहुल और प्रियंका से नहीं मिलते हैं। शायद ये लीडरशिप जो यंग लीडरशिप मानी जाती है अपेक्षाकृत, अब राहुल जी भी 50 के फेरे में तो हैं, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं होती है। क्या फिर उन्हीं सोनिया जी की तरफ लौटना पड़ा है कांग्रेस को, जिन सोनिया जी ने कांग्रेस को कम से कम मौजूदा लीडरशिप की तुलना में तो बहुत बेहतर नेतृत्व दिया है, ये तो कहा ही जाएगा। अजय जी जी देखिए शरद जी, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में एक मूल अंतर है। हमारी पार्टी में दोहरा चरित्र नहीं होता है। अगर कहीं मतभेद होते हैं तो नेता खुलकर सार्वजनिक मंच पर भी बात कह देते हैं। भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े नेताओं में मतभेद हैं। उमा भारती जी का उदाहरण कहीं छुपा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी भाजपा कहती है कहीं कुछ नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में इस समय एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, बड़े से लेके छोटा नेता कार्यकर्ता हर नेता एक ही बात कह रहा है, कमलनाथ जी के नेतृत्व में 2023 का चुनाव लड़ना है। हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं की कोर कमेटी की बैठक, राजनीतिक प्रस्ताव पास होता है कि कमलनाथ जी ही नेता हैं और उनका नेतृत्व तो सभी लोग सेना की तरह उनके पीछे खड़े हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह से राकेश जी और अजय सिंह जी की मुलाकात हुई, ये भी 2023 की रणनीति को आगे बढ़ा रही है। सभी नेता पुराने मतभेद भुलाकर भी आगे बढ़ रहे हैं और मिशन 2023 फतेह करने के लिए निकल पड़े हैं। जी जी, चलिए मुझे बताइए उमेश जी कि आप किस रूप में देखते हैं बीजेपी जिस तरह आगे बढ़ रही है। आपके लिए कहा जाता है कि आपका रोड मैप आगे के लिए तैयार है 2028 के लिए भी, फिर उसके बाद 2033 के लिए भी, फिर उसके बाद ये बीजेपी है, बीजेपी इस तरह सोचती है, उसकी प्लानिंग ये है। और दूसरी तरफ कांग्रेस है जो अभी सिर्फ 2023 के बाद अगर आप पूछ लीजिए कि 28 का इलेक्शन किसके नेतृत्व में होगा तो अभी ये तय होना है वहाँ। लेकिन ये अंतर तो है, फिर भी आप अपने प्रतिद्वंदी को कमतर बिल्कुल नहीं मानते। जितना वेटेज आप दे रहे हैं ये तो बताते हैं कि बाइपोलर पॉलिटिक्स में किसी को कमतर नहीं आंका जा सकता है। जी उमेश जी। नहीं, स्वाभाविक रूप से हम लोग लोकतंत्र के सम्रांगण में खड़े होते हैं तो यहाँ पर वैचारिक युद्ध तो प्रतिपल जारी रहता है और हम सामने वाले की मानसिक स्थिति का आकलन करने का निरंतर प्रयास करते हैं। और सबसे अच्छा योद्धा वही होता है कि वो कितना भी बलशाली धनुर्धर हो पर सामने वाले के निशानों को और तौर तरीकों को हर समय प्रतिपल अध्ययन करता रहे। तो हम तो कभी भी कांग्रेस पार्टी को कमतर नहीं मानते। शरद जी, चूंकि समय कम है, 2, 5, 10 सेकंड में बात को खत्म करता हूं। ये जो कमलनाथ जी के साथ घटनाक्रम घटा जा रहा है ना, मध्य प्रदेश कांग्रेस में जो सिंह लाबी है, ये सिंह लाबी के सारे सिंह जो हैं इनकी जंगल में टेरिटरी भले ही अलग अलग हो, पर किसी एक सिंह पर हमला होता है तो दूसरे क्षेत्र का सिंह भी उसके साथ आकर खड़ा हो जाता है और ये सारे सिंह मिलकर फिर योजनाबद्ध तरीके से शिकार करते हैं। और इनके शिकार करने की शैली ऐसी होती है कि जिसका शिकार किया जाता है या तो उसको ये मरणासन अवस्था में ला देते हैं या जंगल छोड़ने पर मजबूर कर देते या जंगल छोड़ने पर मजबूर कर देते। और ये जो शिकार करा जा रहा है कमलनाथ जी का, इसकी स्क्रिप्ट तो दिग्विजय सिंह जी के धरने के समय लिख दी गई थी और ये सारे लोग मिलकर आप ये जो खदड़ाई का अभियान चल रहा है, ये जो खदड़ाई चल रही है ये रुकने वाली नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से जब तक कमलनाथ जी को खदेड़ नहीं देंगे तब तक ये सिंगलाबी जो है चुप बैठने वाली नहीं है। इस सिंगलाबी के राजनीतिक नाखून बहुत पहले हैं और इनके दांत बहुत खूंखार है। ये बहुत निर्मल शैली में शिकार करते हैं। अजय जी, ये आपको मानना पड़ेगा। अजय जी कंक्लूड करते हुए ये बताइए, जैसा उमेश जी कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी सिंह, अजय सिंह जी सिंह, डॉक्टर गोविंद सिंह जी सिंह, तो कमलनाथ जी क्या हुआ? क्या कमलनाथ जी ट्रेनर है इन सारे सिंह के? देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी भी जाति धर्म की राजनीति नहीं करती है। ये भारतीय जनता पार्टी अपनी सुविधा के हिसाब से इस तरह के विभाजनकारी बातें करती है। मैंने आपसे कहा पूरे मध्य प्रदेश में एक नेता का बयान दिखा दीजिए जो कमलनाथ जी के नेतृत्व के अलावा कोई और बात करता हो। तो ऐसी एकता भाजपा में नहीं है। भाजपा में प्रतिदिन किस तरह की कला है, किस तरह की बैठकें हो रही है, क्यों हो रही है, ये सबको समझ में आता है। उमेश जी मुझे बताइए, विजय वर्गीय जी मच्छर क्यों मार रहे हैं?
मुझे बताइए कोई तो कारण होगा। नरोत्तम चलिए। मिश्रा जी के साथ क्या चलिए तय हो गया चलिए, था जो बहुत बहुत उन्होंने धन्यवाद, किया है? बहुत धन्यवाद उमेश जी, नहीं है। बहुत धन्यवाद करता हूं अजय जी, बहुत धन्यवाद जय नागड़ा जी। निश्चित तौर पर दोनों ही पार्टियां एक दूसरे की लीडरशिप को लेकर सवाल खड़े कर रही हैं, लेकिन अब ये मौका है कि आप अपनी स्ट्रेंथ के साथ मैदान पर काम शुरू कर दीजिए, क्योंकि मई के बाद 2-3 महीने मानसून के होंगे और उसके बाद का जो मौका है वो विशुद्ध रूप से 1 वर्ष बचेगा। इसलिए होमवर्क जिसका मजबूत होगा उसको लाभ होगा। भारतीय जनता पार्टी इस मामले में हमेशा एडवांटेजियस पोजीशन में अपने को रखने की कोशिश करती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम बार बार देख रहे हैं कि अब डबल इंजन की सरकार के साथ वो आगे बढ़ती है, और डबल इंजन में केंद्र और मध्य प्रदेश का नेतृत्व मिलकर 2023 में पार्टी की इंजन को खींचकर प्लेटफॉर्म तक जीत के ले जाने की कोशिश करेगा। और कांग्रेस में वही श्रीमान भरोसेमंद इंजन है कमलनाथ जी का, जो मध्य प्रदेश की राजनीति में बेहद भरोसेमंद माना गया, और 2018 में उसने एक इतिहास भी रचा। लेकिन 2023 में क्या कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस दोहरा पाएगी, ये तो सर 2023 ही बताएगा। आगे देखिए अफसरनामा बालाघाट एसपी समीर सौरभ के साथ। नमस्कार।